नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव का शुरुआती दौर ही है, लेकिन मुद्दे खत्म हो गए हैं। तभी तो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और मंगलसूत्र और मुसलमान चुनाव मसले बन रहे हैं। एक दौर था जब कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते थे, फिर एक दौर वैसा भी आया जब बीजेपी पर ध्रुवीकरण के आरोप लगे, फिर विकास की राजनीति हुई। लेकिन अब एक बार फिर आम जनता के मुद्दे जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, परिवहन आदि गौन हो गए हैं और आरोप प्रत्यारोप में ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण की राजनीति तेज चली। बात वोटों की है तो हर नीति जायज हो जाती है। पीएम के कमेंट पर कांग्रेस अब चुनाव आयोग पहुंच चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर सियासी घमासान बेहद संकीर्ण और भड़काऊ हो गया है। कई सवाल हैं। 2004 में सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने पहला काम आंध्र प्रदेश में SC/ST कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण देने का किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस एक प्रयास से ही कांग्रेस ने बाबा साहेब के संविधान को तार-तार कर दिया। इसे अब बीजेपी ने असला बनाया है। कांग्रेस के पुराने कथित संपत्ति बंटवारे के वादे पर भी इस दौरान सवाल खड़े हुए हैं। इन सभी मुद्दों को जनता की लोकतांत्रिक और सामाजिक अस्मिता से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन हमलावर भी है। लेकिन बीच लोकसभा चुनाव में ऐसे मसलों को उठाने की जरूरत क्यों आई? क्या बीजेपी के पास विकास के मसले नहीं हैं, या फिर वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है? तमाम सवालों को समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए, पीएम मोदी ने राजस्थान के सवाई माधोपुर में कहा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक में एक छोटे दुकानदार को केवल इसलिए बुरी तरीके से पीटा गया क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। पीएम मोदी ने सवाल पूछा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है? परसों मैंने राजस्थान में देश के सामने सत्य रखा था कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर अपने खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रच रही है। पीएम ने कहा, दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती थी कांग्रेस। राजस्थान में विपक्ष पर पीएम मोदी जमकर बरसे। उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस की वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। वहीं अमरोहा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने जनता से सवाल करते हुए कहा कि क्या आप अपनी संपत्ति कांग्रेस को देंगे, क्योंकि कांग्रेस आपकी संपत्ति को छीनना चाहती है। जनसभा में दिए गए इन भाषणों का चुनाव में कांग्रेस वोट बैंक पर काफी असर पड़ सकता है। अब कांग्रेस क्या रणनीति अपनाएगी, इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है संदीप जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सुमित जी। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अतुल यादव जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत अतुल जी। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वंदना यादव जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सुमित गर्ग, प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2004 में जैसे ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, उसका सबसे पहले काम था आंध्र प्रदेश में SC/ST के आरक्षण में से कमी करके मुसलमानों को आरक्षण देने का। उन्होंने कहा कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर धर्म के आधार पर देश को बांटने का भी आज मंच से आरोप लगाया। सबसे पहले इसी पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। रेशु जी नमस्कार। जी नमस्ते। सबसे पहले तो हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। रेशु जी, बड़ा दुख है आज कि मैं जिस जगह से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, सवाई माधोपुर से, मेरे से लगभग 20 किलोमीटर दूर ही आज प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य करे। दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी भूल गए कि वो नरेंद्र मोदी नहीं है, वो भाजपा के नेता नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं
जिसके प्रधानमंत्री की एक एक शब्द, एक एक वाक्य को पूरी दुनिया सुनती है और उसका आकलन करती है, व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों की मैं जानना चाहता हूं, आज दुनिया में क्या व्याख्या हो रही होगी, कल्पना से परे। क्या बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, कहां गई वो मोदी की गारंटी? एक फेज में उड़ गई और इस स्तर पर आ गए कि देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करने लगे। प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द, प्रधानमंत्री जी ने आज ये साबित कर दिया कि वो 36 कौम के हर समाज, हर जाति के प्रधानमंत्री नहीं, वो कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं धर्म के नाम पर। आज उनके चेहरे से एक नकाब उतरा। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूं। संदीप दुबे जी, धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं प्रधानमंत्री, और आपकी जो गारंटियां थी, क्या वो गारंटियां विफल हो गई? जो आपके पास मुद्दे नहीं बचे हैं अब? रेशु जी, जब हम बात करते हैं कि भारत को दुनिया की हम 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई है, अब 3री अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग उस पर हंसते हैं। जब प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो कांग्रेस के लोग हंसते हैं। जब हमने दलित और आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया तो भी कांग्रेस के लोग हंसते हैं। हमने करोड़ों लोगों को नल से पानी दिया तब भी कांग्रेस के लोग हंसते हैं। आयुष्मान भारत पूरे देश में लागू है, लेकिन जहां इनकी सरकार है वो लोगों को चाहते नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस हो, तब भी कांग्रेस के लोग हंसते हैं। महिलाओं को खुले तौर से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया, पीले धुएं से मुक्ति मिली तब भी ये लोग हंसते हैं। ये तो किसी तरह इनका काम है, इनके प्रधानमंत्री पे हंसना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस विषय पे है कि जब हम राम मंदिर की बात करते हैं तो इनके पेट में जलन होती है, सीए की बात करते हैं इनके पेट में जलन होती है, हंसने के अलावा 3 तलाक की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, उसके तरक्की पे जलन होती है। इनके साथ दिक्कत क्या है कि देश को इन्होंने शतरंजों में बांटा है। जातियों के 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 जातियों का जो गणित है, इन्होंने कैसे कांग्रेस ने इस देश में ठीक है, लेकिन संदीप जी एक चीज बताइए ना। ठीक है, आपने तमाम जो कार्य खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं और कैसे भी प्रोग्राम और एजेंडा बना सकते हैं। ठीक है, आपने जो तमाम कार्य किए, अभी आपने उन कार्यों को गिनवाया भी, बहुत सारे ऐसे कार्य भी होंगे जो अभी आपको याद नहीं होंगे लेकिन केंद्र सरकार ने किए हैं। लेकिन ये बताइए, चुनावों का समय है और ऐसे में जो जनता के असली मुद्दे हैं उन पर बात करनी चाहिए। आपको क्या, आप जो गारंटी दे रहे हैं मोदी की गारंटी, उस गारंटी पर अब भरोसा नहीं है? जो आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, पिछले 15 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, 18 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, उन बातों को करने का क्या मतलब है सर मंच से? जी, देश में मोदी जी की गारंटी चल रही है और जब विपक्ष जब ऐसी अनर्गल बातें करेगा, बिना हाथ पैर सिर का बात करता है, तो ये जब हम जनता के बीच जा रहे होते तो जनता के बीच अपना पक्ष रखना पड़ेगा। ये नैतिक जिम्मेदारी है। जिस तरह से देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, उनके परिवार के लोगों को जिस तरह से निशाना बनाया जाता है, क्या यही विपक्ष है? यही कांग्रेस ये काम कर रही है? सुमित गर्ग जी बताएं, इस देश में जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गई है। अब पिछले मनमोहन सिंह जी के सरकार तक मैं कह सकता हूँ 80% भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते थे। राजीव जी ने तो स्वयं स्वीकार किया कि आप मोदी जी के परिवार को लेकर बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है संदीप जी, लेकिन ठीक है सर, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा देखिए ना, पीड़ा तो कांग्रेस के भीतर कितनी होगी। आपने तो इनके परिवार को तोड़ने की इस तरीके से कोशिश की है कि जो इतने मजबूत कह सकते हैं कि पिलर थे कांग्रेस के, कई ऐसे दिग्गज नेताओं को आपने तोड़ लिया जो आपके यहाँ शामिल हो गए, तो पीड़ा तो उनकी भी बड़ी है। वही अपने हुआ करते हैं। कांग्रेस ने किसी के मन को छुआ नहीं, इसलिए कांग्रेस का कोई अपना नहीं। हाँ ठीक है, मैं वापस से आऊंगी आपके पास, लेकिन वंदना यादव जी, विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों और सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाया। 2011 में कांग्रेस ने इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी, एसटी और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीनकर वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। मैम, प्रथम चरण के चुनाव तक ये लग रहा था कि इस बार चुनावों में हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं आएगा, लेकिन दूसरे चरण के मतदान के बाद ही आप देखिए कि एक बार मंच से
फिर से यही बातें होने लगी हैं जो सोची नहीं थी। ऋषु जी, ये बहुत ही मतलब लोकतंत्र के लिए मैं कहूंगी कि बहुत ही दुखदाई सूचना है कि इस तरीके की खबरें, अभी तो देखिए ये दूसरा चरण ही है, तब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए आम जनता देखिए बहुत समझदार है। ये नेताओं को ये गलतफहमी जरूर हो सकती है कि जनता बेचारी नादान है और हम इन्हें नए नए जुमले पहनाकर और नई नई बातें करके या नए मुद्दे उखाड़ कर उन्हें बहला फुसला लें। लेकिन आजकल का जो नौजवान है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है या आजकल के जो बुजुर्ग हैं जो इतने सालों से सभी पार्टियों को आजमा चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, चाहते ना चाहते हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी ने जरूर जो उनकी उम्मीदों है, जनता की जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर पानी फेरा है। और देखिए मुस्लिम जाति का इस्तेमाल तो किसने नहीं किया, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, चाहे हम बीजेपी की बात कर लें या फिर हम सपा की बात करें। सपा ने का तो कहा ही जाता था कि एमवाई कॉम्बिनेशन चलता है, उन्होंने भी मुस्लिमों का खूब इस्तेमाल किया और उनसे हमदर्दी जताते हुए अपने जो भी उनके मंसूबे रहे होंगे वो उन्होंने पूरे किए। लेकिन दुखदाई खबर ये है कि देखिए अभी तक हम सोच रहे थे कि हम बहुत ही स्वच्छ राजनीति हो रही है या चुनाव बहुत ही एक मुद्दे ओरिएंटेड होंगे, बेरोजगारी की बात की जाएगी। तो अभी मैं कहीं पढ़ ही रही थी कि कांग्रेस ने तो अपने मैनिफेस्टो में कितने पदों में भर्ती करेंगे और वो क्या पोस्ट होंगे थोड़ा सा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का इस फेज में इस तरह की बातें करना ये थोड़ा सा सोचने का विषय है, क्योंकि देखिए बीजेपी को जनता ने बहुत ही उम्मीदों के साथ जिताया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया जनता के लिए। चाहे हम आयुष्मान भारत की बात करें या हम और भी बहुत सारी सुकन्या समृद्धि योजना हो, भविष्य ये जितनी भी योजनाएं हैं, एसबीआई की स्कीम है, इन सभी पर बीजेपी ने या मोदी जी ने काम किया। और अब तो खासकर मोदी की गारंटी आई गई है। हम बिल्कुल मोदी की गारंटी जो है उसको हमने बिल्कुल वंदना जी, मोदी की गारंटी को हमने विधानसभा चुनावों में भी देखा। हिंदी पट्टी राज्यों में कांग्रेस का किस तरीके से सफाया हुआ, तो जिस तरीके से मोदी की गारंटी की बात लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मंच से करते हुए आ रहे थे, अब वो बात नहीं की जा रही है क्योंकि पहले चरण का मतदान हो गया। दूसरे चरण के मतदान के दौरान अगर गारंटियों को लेकर बात करें, विकास को लेकर बात करें, वो मुद्दे कहीं ना कहीं नदारद नजर आ रहे हैं। मैं आऊंगी वापस आपके पास, लेकिन अतुल यादव जी आपको क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी ने जो विकास के कार्य किए हैं, क्या अब बीजेपी को उन पर ही भरोसा नहीं रह गया है जो अब से 18 साल पुरानी बातों को प्रधानमंत्री मंच से दोहरा रहे हैं और जो वो कहते हैं वही तमाम राज्यों के जो बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री भी दोहराते हैं? देखिए रेशु त्यागी जी, जो प्रथम चरण का जब चुनाव संपन्न हो गया है तो प्रथम चरण के में जनता ने बदलाव के लिए वोट कर दिया। अब सेकंड 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, जनता बदलाव के लिए वोट करने जा रही है। भाजपा को समझ आ चुका है कि जनता इनको सत्ता से बेदखल करने जा रही है और प्रथम चरण में ही दिख गया है, तो वो जाति धर्म पर आ गए हैं। विकास, अब जो विकास अगर किया होता तो ये जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। जो अन्य पार्टियां हैं वो अपने मुद्दों पे चल रही हैं, हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। हम अपने मैनिफेस्टो के साथ चल रहे हैं। हमने बालिकाओं के लिए कहा केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा फ्री है। अग्निवीर की जो व्यवस्था ये सरकार द्वारा कर रखी है उसको हम समाप्त करके पूर्व व्यवस्था को हम लागू करेंगे। तो हम जो है मुद्दों पे लड़ रहे हैं, अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। जनता हमारे मुद्दों को सुन रही है, समझ रही है, युवा समझ रहा है। कहाँ सुने आपके मुद्दे? प्रथम चरण में तो आप कहीं आए नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकले। रेशु त्यागी जी, आपने देखा होगा, मैं आपके चैनल सर मैंने नहीं देखा ना, बता दीजिए कहाँ निकले। रैलियां स्टार्ट होंगी तो लगातार होंगी। सर दूसरे चरण में तो घर से बाहर निकले हैं आप। गाजियाबाद में प्रथम चरण में आपने सिर्फ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतिश्री कर दी। आपको लगा कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है और जनता तक आपकी बातें पहुंच गई हैं सारी। प्रथम चरण में तो आप बाहर ही नहीं निकले थे सर। हमारे नेता
हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हर जगह जा रहे हैं और लगातार रैली कर रहे हैं, अपनी बात को जनता के बीच में रख रहे हैं। जनता जो है हमारी बातों को सार्थक चलिए, कम से कम ये अच्छा है आपने ये नहीं कहा कि प्रथम चरण में अखिलेश यादव ने और इसके साथ ही राहुल गांधी ने रैलियां और जनसभाएं तो बहुत की मीडिया ने नहीं दिखाई। कम से कम इसका ठीक रहा, आपने मीडिया के ऊपर नहीं फोड़ा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा हर जगह रैली करी गई और लगातार की जा रही है। हम अपने हिसाब से चल रहे हैं और अपने संसाधनों के हिसाब से चल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पास बहुत संसाधन है। अन्य पार्टियों के पास क्या संसाधन है ये भी आप समझ सकते हैं। अरे सर, आपके पास तो साइकिल है ना, आपके पास तो साइकिल है, इनके पास तो कमल है। जब पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है तो लोगों को साइकिल पर ही भरोसा है और साइकिल चल रही है, लगातार चल रही है। चलिए ठीक है, साइकिल चल रही है। और इस चुनाव के दौरान अगर सबसे ज्यादा बात हो रही थी तो हर जगह बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगती हुई जनता से नजर आ रही है। डॉक्टर सुमित गर्ग, अभी तक मंचों से राम मंदिर को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि सपा और कांग्रेस ने भगवान श्री राम का निरादर किया। अब हनुमान जयंती पर हनुमान जी की भी बीजेपी ने चुनावी रन में फिर से एंट्री करा दी है। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है। रेशु जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को झूठ बोलने पर पीएचडी की डिग्री दे दी जानी चाहिए। क्या बात करते हैं प्रधानमंत्री जी? क्या देश की जनता को मेरा बेवकूफ समझते हैं? क्या बोले प्रधानमंत्री कि आप बहन बेटियों के गहने मंगलसूत्र तक दे देंगे? अरे प्रधानमंत्री जी, मंगलसूत्र की बात कर रहे थे। क्या होता है मंगलसूत्र? एक सुहागन की आन बान शान होता है जिसे उसका पति पहनाता है। अरे इतने ही देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की चिंता थी तो वो उन्होंने पहनाया था, उसकी तो चिंता कर लेते। प्रधानमंत्री जी, आप क्यों इस देश को सांप्रदायिकता की आग में जलाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा हनुमान जी की बात करी। क्या आपको लगता है ये वास्तव में हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी आज से 18 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अगर आप कहें मैं उसे एलोबरेट कर देता हूं, लेकिन क्या इस देश में चुनाव 2006 की बातों पे लड़ा जा रहा है या यूपीए 1 के मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री के 10 साल में कोई काम नहीं थे जिनको वो गिना सकते थे? वो गिना सकते हैं लेकिन उनके पास कुछ गिनाने को है नहीं, क्योंकि देश का बेरोजगार युवा बेरोजगार है, वो रोजगार मांगता है। जब रोजगार मांगता है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं राम जी की बात करो। जब भ्रष्टाचार की बात होती है, जनता कहती है ये इलेक्टोरल बॉन्ड में आप इतना पैसा कैसे खा गए, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हनुमान चालीसा की बात करो। अरे धर्म का की चटनी कब तक इस देश को चटाओगे प्रधानमंत्री जी? अब दया करो, ये बहुत हुआ, आज ही जा चुका है ये देश। आप देख लिया आपने कि पहले दौर में जैसे इनको लगा हम हारने, आपने देखा होगा पूरी मोटर्स ऑफ ऑपरेंडी, पहले दौर से पहले कहीं पर भी ये बातें नहीं आई। पहले दौर से पहले मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे। चलिए ठीक, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। संदीप दुबे जी से जवाब ले लेती हूँ। संदीप जी, आरोप आपने सुने ही होंगे, डॉक्टर सुमित गर्ग जी कह रहे हैं कि धर्म की चटनी जनता को कब तक आप इसी तरीके से चटाते रहेंगे। और इसके साथ ही क्योंकि हनुमान जयंती पर आज प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस को तो हनुमान जी से भी कहीं ना कहीं नफरत है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो वो लोग भी इनको बड़े बुरे लगते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हनुमान जी ने जैसे कर्नाटक में आपको गदा मारी थी, लोकसभा चुनावों में भी हनुमान जी फिर गदा चलाने वाले हैं आपके ऊपर। सर अनम्यूट कीजिए। रेशु जी, दो बातें महत्वपूर्ण है। भारत के प्रधानमंत्री सत्यवत धर्मचर्य, यानी सत्य बोलो और धर्म सम्मत कर्म करो, इस आदर्श के साथ भारत की राजनीति वो कर रहे हैं। अभी देखिए, उन्होंने सत्य रखा। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उन खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। और देखिए, कांग्रेस की राजनीति का पर्दाफाश हो गया। इतनी मिर्ची कांग्रेस के लोगों को लग रही है, इतनी मिर्ची इंडी गठबंधन के लोगों को है, प्रधानमंत्री जी को भला बुरा कहना इन लोगों ने शुरू कर दिया। ये असली राजनीतिक क्षमता है, उस क्षमता में आ गए। दूसरी बात, जब हम विषय पे जाते हैं तो हम किसानों की बात कर रहे हैं, कौशल विकास की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा
बीमा योजना की बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, हमने नए नए एयरपोर्ट बनाए उसकी बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात करें, दिक्कत क्या है? किसान सम्मान निधि की बात करें, दिक्कत क्या है? कांग्रेस या इंडी गठबंधन को, इन लोग के पास सिर्फ प्रधानमंत्री की बुराई करने के अलावा, इनके एक नेता की किसी भाषण की पूरी भाषण निकाल लीजिए, इनके पास और कोई काम नहीं। क्या देश ऐसे आगे बढ़ेगा? कोई लोकसभा का चुनाव है, ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है। यहाँ भारत का प्रधानमंत्री चुनना है, यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं चुनना है कि डम्मी किसी को लाओ और खड़ा कर दो। तो इंडी गठबंधन जैसे स्वरूप में आ रही है तो ये पता है कि तो क्या आप मुख्यमंत्री की ताकत को कम मानते हैं क्या? संदीप दुबे जी, अभी आपने कहा, तो क्या आप किसी मुख्यमंत्री की ताकत को कम मानते हैं राज्यों में? आप देखिए ना, कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। बंटी एंड बबली की जोड़ी हर जगह है। आप दिल्ली आ जाइए, आप वो चले जाइए, झारखंड चले जाइए, बिहार चले जाइए, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, इन लोग के पास कोई एक चेहरा बता दीजिए कि ये किसी चेहरे को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना सकते हो। राहुल जी को इसमें से बोलिए, ये समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे हुए हैं, बड़े भाई हैं, ये क्या प्रधानमंत्री मान लेंगे? जरा बोलिए सपा के अखिलेश जी को, ये सुमित भाई साहब बड़ी बड़ी मोदी जी को बुरा भला कह रहे हैं, मान लेंगे? अरे कहीं कहीं का रोड़ा भानुमती में। चलिए इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। अतुल यादव जी, संदीप जी जो कह रहे हैं, जरा इस पर जवाब दे दीजिए। ये मैं दे रहा हूँ। देखिए रेखा त्यागी जी, हमारे देश में जो है ना सांसद चुने जाते हैं, और चुने हुए सांसद जो है अपने नेता जो का चुनाव करते हैं, वो प्रधानमंत्री वो जाकर के माननीय महामहिम राष्ट्रपति को कहता है कि हमारे पास बहुमत है, हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, हम सांसदों का चुनाव करते हैं। तो इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं, इनके सांसद चुन करके आएंगे, वो अपने बीच से एक प्रधानमंत्री का चेहरा चुनेंगे और वो शपथ लेगा देश के प्रधानमंत्री के रूप में, नए प्रधानमंत्री के रूप में। और आप देखते जाइएगा 4 जून को जो इंडिया गठबंधन जीत करके प्रधानमंत्री, जो देश को नया प्रधानमंत्री देगा। रही बात, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, क्या इसके मुख्यमंत्री कमजोर होते हैं? अन्य राज्य है, पश्चिमी बंगाल की बात करी, अन्य राज्यों की बात करी, जितने भी चुने हुए मुख्यमंत्री होते हैं सभी अनुभवी हैं। और जो इंडिया गठबंधन में जितने भी मुख्यमंत्री हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं, सब में एक कुछ ना कुछ बहुत बड़ी काबिलियत है। और काबिलियत है तभी राजनीति में है, काबिलियत है तभी राजनीति में है। और एक चीज बता दें, माननीय ये जो हमारे भाजपा के साथी बोल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री भी तो मुख्यमंत्री राहुल जी की तो बड़ाई हैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। बता दीजिए, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ बोलिए, तो अपनी पार्टी की 2 बड़ाई करके 2 मुद्दों पे बताएं जिससे देश को सशक्त कर पाएंगे। देखिए, हमारी पार्टी के द्वारा हमेशा सामाजिक न्याय की बात की गई, हमारी पार्टी के द्वारा रोजगार की बात करी गई, हमारी पार्टी के द्वारा हमेशा किसानों को आगे अन्याय हो रहा है, दूर किया गया। हमारी पार्टी के द्वारा जो अन्याय तो हमारे साथ हो रहा है, हमें न्याय करिए ना, हमें न्याय सड़कों पर संभाल किया गया। सर, आंदोलन तो आपके समय में भी करते थे किसान, आप किसानों को तो भुगतान तक नहीं मिलता था गन्ने का, वो वक्त भूल गए क्या आप? हमारी पार्टी के समय में हमेशा गन्ना भुगतान हमेशा समय से किया गया, और गन्ने भुगतान में हमेशा बढ़ोतरी करी गई। हम समाजवादी पार्टी मूलतः किसानों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, ग्रामीण परिदृश्य से आने वाले लोगों, सबसे ज्यादा लोग हमारी पार्टी में ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो हम तो ग्रामीण समस्याओं को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और हमेशा समाजवादी पार्टी को। अच्छा, ये बताइए ना, चलिए ठीक है, आप ही की बात को बड़ा कर देते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप लोग समस्याओं को लेकर आगे बढ़ते हैं, सबके हितों की बात करते हैं, अगर सबके हितों का आप ध्यान रखते और सबको आगे लेकर आप चलते, तो फिर उत्तर प्रदेश में आपको क्यों नकार दिया गया? देखिए, हमें उत्तर प्रदेश से नहीं नकारा, हमारा 21% से 32% वोट प्रतिशत बढ़ा। देखिए, कई प्रत्याशी हमारे बहुत कम, बहुत, कोई 300 से, कोई 500 से, कोई 150 से, ऐसे। आपने, आपका चैनल पुराना चैनल है, आपने खुद देखा होगा कि हमारे प्रत्याशियों को जो है ना, वो मतलब चलो हार हुई, हम अब स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हम हारे नहीं है। मशीनरी का दुरुपयोग एक तरह से हुआ, तो ऐसा है ना, जनता ने हमें चुना। अब 27 में चलिए समझ गए, मतलब आप चुनावों में हारे कोई बात नहीं, लेकिन मन से आप हारे नहीं हैं, मन से अभी भी आप जीते हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता इतने ऊर्जावान है और जोश के साथ लड़ रहे हैं। अभी आपने प्रथम चरण में देखा कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता। सर, आप प्रथम चरण की बात मत करिए, अगर प्रथम चरण की आप बात करेंगे तो मैं फिर से आपसे सवाल करूंगी। प्रथम चरण की तो आप बात करिए ही मत। पहली रैली, पहली जनसभा नोएडा में करने के लिए पहुंचे,
आपके अखिलेश यादव, इससे अच्छा तो प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ही हैं। वो कम से कम जनता के बीच पहुंच तो रही थी, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कहीं नजर नहीं आए। मैं वापस से आऊंगी। देखो अभी नहीं, देखिए मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जगह पहुंच रहे हैं, प्रथम चरण में हर जगह पहुंची, अब सेकंड चरण का चुनाव है और लगातार पहुंच रहे हैं। आज आपने देखा होगा मेरठ के संदर्भ में हुआ, अलीगढ़ के संदर्भ में चुनाव प्रचार में रहे। तो ऐसा है ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जगह लगे हुए हैं और हमारे अन्य नेतागण भी लगे हुए हैं। चलिए आपने मेरठ की बात कर दी, तो मेरठ में तो आपको अपने उम्मीदवार को लेकर ही इतनी कंफ्यूजन की स्थिति थी कि रामायण के राम को क्या बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। आप तो मतलब ये सोचे कि राम के सामने मतलब अब किसको हम चुनावी मैदान में उतारें, और आपने तीन उम्मीदवार वहां से बदल दिए। रेतु त्यागी जी, आप देखिए जो मेरठ है, देखिए चुनाव जो लड़ा जाता है अंक गणित के साथ बीज गणित भी होता है। ये तो आप समझ सकते हैं। देखो हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। हमारा जो प्रत्याशी है, बहुत सशक्त प्रत्याशी उतारा गया है और जनता उनके पक्ष में मतदान करने जा रही है और वो जीतेंगे और भारी मतों से जीत रहे हैं। मेरठ की बात कर रहा हूँ मैं। कौन प्रत्याशी खड़ा है सर मेरठ से आपका वैसे चुनावी मैदान में? देखिए वो मेयर रह चुकी है, सविता वर्मा जी हैं। तो देखिए ऐसा है ना, जनता उनको जानती है और हमारी। अच्छा एक चीज बताइए, जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं और जितने हमारे वहाँ विधायक हैं, सभी तो काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। आप तो उधर ही से आती हैं, तो आपने देखा होगा ऐसा तो नहीं है। हमारी पार्टी जो है लगातार जनता के बीच की पार्टी है, लगातार लोग जो है। सर आपको क्या पता कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ? आप ठीक है बीजेपी वालों पर नजरें रखिए, लेकिन एंकर्स पर कम से कम नजरें मत रखिए कि कौन कहाँ से आता है। हम लोगों को कम से कम छोड़ दीजिए। देखिए जो त्यागी समाज के लोग हैं, मेरठ में है, देवबंद में है, गाजियाबाद में है, इस संदर्भ में कहा मैं। इससे मुझे पर्टिकुलर नहीं पता आप कहाँ से आते हैं। मुझे मतलब जो त्यागी नहीं वो राजस्थान में भी आते हैं, मध्य प्रदेश में भी आते हैं, कई राज्यों में आते हैं। आपने कैसे सोच लिया कि उत्तर प्रदेश में भी आते हैं? बहरहाल ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। लेकिन जहां एक तरफ हमने आज प्रधानमंत्री को सुना और मंच से किस तरीके से कांग्रेस पर वो निशाना साधते हुए नजर आए सुमित गर्ग जी, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज अमरोहा में लोकसभा चुनाव के लिए जनसभा की और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अगर आगामी चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो देश में शरिया कानून लागू हो जाएगा। रेशु जी, ये भय की राजनीति करके क्या देना चाहते हैं इस देश को? मेरे साथी ने कहा, मेरे लिए कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता मोदी जी को भला बुरा कह रहे थे। संदीप जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री हुए या ये कहूँ जितने भी राष्ट्रीय नेता हुए, उनमें अगर किसी ने भाषाई मर्यादा को तार किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। व्यक्तिगत हमले नरेंद्र मोदी जी ने किए। प्रधानमंत्री रहते अरे अपने पूर्ववर्ती समकक्ष पे झूठे आरोप लगा डाले। वीडियो दुनिया देख रही है कि क्या कहा आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने। उन्होंने दलित की बात करी, एससी की बात करी, एसटी की बात करी। केवल 2 सेकंड का वो वीडियो उठा के दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है। अरे प्रधानमंत्री जी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि देश में 65% शिक्षित जो है वो बेरोजगार। अरे इन पे बात करते हैं आप, बात इस पे करते कि आप वनस्पति घी जो 200 रुपए लीटर बिक रहा है उसको कैसे 100 रुपए लीटर या 50 रुपए लीटर करेंगे। आप बात इस बात पर करते कि देश में आटा 70 रुपए किलो बिक रहा है, मैं कोशिश ये करूंगा कि इसको 30 रुपए किलो कर दूं। लेकिन आप बात धर्म की करते, कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को। मेरे भाई ने बात करी आयुष्मान की, तो मैं आपको बता देता हूँ रेशु जी, मैं राजस्थान से आता हूँ। हमारे यहाँ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हमारी सरकार ने लागू करी और राजस्थान एक अदद एक ऐसा प्रदेश है देश में जिसके 91% सिटीजन राजस्थान वासी स्वास्थ्य बीमित है और हमारी तत्कालीन सरकार ने इसको 25 लाख का बीमा किया। और आज जब बीजेपी की सरकार आई तो उसको वापस 5 लाख का कर दिया और उसमें भी हालात ऐसे हैं कि कहीं पैसे देते हैं, नहीं देते, कई हॉस्पिटल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मतलब ये कुल मिला के उसको खत्म करना चाहते हैं। भाई बात होनी चाहिए इस देश में बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की या डेवलपमेंट की। लेकिन आप क्या काम योगी आदित्यनाथ ने कि कांग्रेस आगे शरिया कानून लागू कर देगी।
कांग्रेस ने तो 60 या 65 साल राज किया है, कौन सा सरिया कानून लागू कर दिया? संदीप जी, अमरोहा में सीएम ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकार बनने पर शरिया कानून लागू कर देंगे, ये कहा गया है। वो कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 48 पन्नों के घोषणा पत्र में इस तरह के किसी शब्द या इस तरह के किसी वादे का कोई जिक्र नहीं है। सर, फिर आप लोग बिना मैनिफेस्टो पढ़े क्यों इस तरह की बातें मंचों से कर रहे हैं? रेशु जी, जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, हम बात करते हैं टियर 2 टियर 3 शहरों को हम विस्तार देंगे, देश में पर्यटन को बढ़ाएंगे, वैश्विक केंद्र बनाने का हम वादा करते हैं, तो कांग्रेस कहती है ये झूठ बोलते हैं। हम युवाओं के कौशल विकास से जोड़ने पे फोकस करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि भारत जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, तो ये क्या कांग्रेस के लोग कहते हैं झूठ बोलते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की बात करते हैं, रोजगार बढ़ाने की बात करते हैं, मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आर्थिक सहायता देने की बात करते हैं, तो कांग्रेस के लोग झूठ बोलते कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती। ये जो परसेप्शन की राजनीति देश में चलाई जा रही कांग्रेस के द्वारा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने यही देखिए, मैंने एक बार राहुल जी का नाम नहीं लिया, मैंने एक बार अखिलेश जी का नाम नहीं लिया, लेकिन हमारे सुमित जी कम से कम अपनी बातों में 10 बार मोदी जी की बुराई की। ये क्या है? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक व्यक्ति विशेष समाज को खुश करने के लिए ये कांग्रेस के लोग बार बार मोदी जी की बुराई करते हैं, और ये देश से छुपा नहीं है। अगर आपसे मैं कांग्रेस के लोगों से पूछूं कि ठीक है, लेकिन संदीप जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जो मैंने सिर्फ सवाल आपसे किया, संदीप जी, ये सवाल का जवाब नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो शब्दों का जिक्र किया है आज अमरोहा में, मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो वो क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं, चाहे बात प्रधानमंत्री की हो या फिर योगी आदित्यनाथ की? हाँ रिशु जी, इनके छोटे छोटे नेता, आप चले जाइए इस क्षेत्र विशेष जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है जिस भाषा के प्रयोग से उन समुदाय के लोगों को डरवाने का भी काम हो रहा है, और ऐसी भाषा जो है घृणित है और समाज में ये नहीं होनी चाहिए। इस भाषा का प्रयोग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के छोटे मझोले नेता कर रहे हैं। इस विषय को लेके आना चाहिए, इस विषय को तो रखना चाहिए चुनाव। ठीक है, उनके तो छोटे और मझोले नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, प्रधानमंत्री या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो संदेश बहुत दूर तक जाता है ना सर। ये भाषा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है रेशु जी? जरा कभी किसी ने सोचा है? सनातन को जिस तरह कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह हमला हो रहा है, जिस तरह जातियों गणित में हिंदुओं को बांट के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देखते हैं, जिस तरह से समीकरण बनाए जाते हैं स्टेटों में, आप किसी से छुपाए इस देश के लोगों से कि कैसे स्टेटों में कांग्रेस अपनी जीतने के लिए रणनीति बनाती है, समाजवादी पार्टी के लोगों की रणनीति क्या है? कभी इन्होंने देश और समाज को जोड़ के कोई रणनीति तैयार की क्या? अगर ये रणनीति का खुलासा नहीं होगा तो जनता को कैसे पता चलेगा ये छद्म युद्ध लड़ा जा रहा है इस देश में और इन लोगों के द्वारा लड़ा जा रहा है? इस वजह से ये प्रधानमंत्री को भला बुरा कहते रहते हैं। यीशु जी, ये बहुत घृणित बात है। आप बात करिए ना, सुमित भाई बोले पर्यटन रोजगार कैसे बढ़ेगा? देश में आधी से ज्यादा स्टेट में विपक्ष की सरकार है, इंडी गठबंधन की। अगर दिल्ली में रोजगार नहीं है तो भी मोदी जी जिम्मेदार। अगर आप चले जाइए ये पश्चिम बंगाल में रोजगार नहीं है तो भी मोदी जी जिम्मेदार। जहां इंडी गठबंधन की सरकार है वहां पे रोजगार नहीं है, वहां पे महंगाई है, वहां पे बेकारी है, वहां पे लाचारी है, वहां पे ये बेहतर प्रशासन नहीं दे पा रहे, उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार। और केंद्र की योजनाओं को ये जमीन पे उतारे नहीं, धरातल पे ले जाए नहीं, आम जनता तक पहुंचाए नहीं, और उसके बाद भी कहे कि मोदी जी जिम्मेदार। तो भाई जनता तो समझ रही है ना, जान रही है, उसको समझने का अवसर मिला, इसीलिए जनता कह रही है मोदी की गारंटी चल रही है और इसकी अब की बार 400 पार, तो इसलिए ये सब परेशान है। ठीक है, मैं आऊंगी वापस से आपके पास, लेकिन वंदना यादव जी, प्रधानमंत्री के बयानों के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की। मल्लिकार्जुन कह रहे थे कि मैं मैनिफेस्टो की एक कॉपी प्रधानमंत्री को मिलकर देना चाहता हूं, वो मैनिफेस्टो पढ़ें और उसके बाद मंच से मैनिफेस्टो पर बयान दें। जिस दिन से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने का कार्य कर रही है और बिना मैनिफेस्टो को पढ़े ही जिस तरीके से मंच से बातों को कर रही है, और ऐसे में जनता को भी झूठी बातों से गुमराह किया जा रहा है, तो इससे जनता भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है और प्रधानमंत्री इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो देश की जनता भी कहीं ना कहीं गुमराह होगी। जी रिशु जी, इसमें देखिए बड़े दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि
मुझे लगता है कि मोदी जी में बहुत क्षमता है, लेकिन उस क्षमता का वो कुछ गलत एक अलग ही दिशा में दुरुपयोग कर रहे हैं। उनमें क्षमता है कि उन्होंने क्या क्या योजनाएं अभी तक लागू की, उनको जनता के सामने रखना। उन्होंने अभी तक क्या क्या काम किए, उनको जनता के सामने रखना। उन्होंने आगे वो क्या उनकी योजनाएं हैं, भविष्य में जनता के लिए और क्या करने वाले हैं, उसकी योजनाओं को जनता के समक्ष रखना। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी जी आज से 15 साल पुराने एक वक्तव्य को आज निकाल कर लेकर आ रहे हैं और खुले मंच से उस वक्तव्य को बार बार दोहराया जा रहा है। अब इसको हम डर की राजनीति ना कहें तो क्या कहें। देखिए, उनमें बहुत क्षमता है। मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि उनमें बहुत क्षमता है। वो गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद सीधा प्रधानमंत्री बने। उनमें बहुत क्षमता है कि वो अपने वक्तव्य से जनता को 3 घंटे तक बांध के रख सकें। लेकिन उन्होंने ऐसा अपने वो एक इसको हम नेगेटिव पब्लिसिटी कहेंगे। देखिए, जब हम अपनी बात को या अपनी उपलब्धियों को ना गिनाकर दूसरे की बुराई जब करना शुरू कर देते हैं तो ये जनता के समक्ष एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव जाता है कि आप सिर्फ आपने क्या काम किए उन मुद्दों पर ना आकर दूसरे की बुराइयां जब आप गिनाने लग जाते हो तो जनता भी बहुत कुछ समझती है। और यहाँ पर मैं 2-4 चीजों का जिक्र करना चाहती हूँ। देखिए, दूध के धुले तो कोई भी नहीं है। कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने भी मुस्लिमों को बहुत इस्तेमाल किया है। या अगर हम बात करें कि जब ये कोरोना काल आया तो जिस तरीके से सरकार को काम करने चाहिए थे वो तो सरकार ने नहीं किए। लेकिन क्या कांग्रेस ने जो यहाँ से लोग जा रहे थे बिहार या अपने अपने क्षेत्रों में लोग जा रहे थे, क्या कांग्रेस ने उनकी मदद की? या मैं सवाल करना चाहती हूँ, सपा के जो प्रवक्ता हैं अभी तक कितनी रैलियां कर ली हैं अखिलेश जी ने? या हम कोरोना काल की बात करें तो क्या अखिलेश जी कोरोना काल में जनता के समक्ष निकल कर आए और उनकी समस्याओं को सुनने की तो बहुत दूर की बात है, वो जो लोग जा रहे थे अपने अपने घरों की तरफ उनसे एक बारी अगर ऑनलाइन ही वो लोग मिल लेते या कुछ करते। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि जो मुलायम सिंह जी का जो तजुर्बा था, जो उनकी क्षमता थी, उसके मुकाबले अखिलेश जी अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। वो संवाद तो करते हैं लेकिन वो संवाद जो जनता के ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि अपने पिता से मिली हुई विरासत को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव। मैं जवाब ले लेती हूँ जरा इस पर। अतुल यादव जी, देखिए, इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जब कोरोना काल आया तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उनको मतलब जो भी उपलब्ध करा सकते थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गाँव में बहुत ज्यादा है। जहाँ जहाँ से पैदल निकल रहे थे उनको खाना पानी जो भी उपलब्ध करवा सकते थे हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे पदाधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराए गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सबसे जुड़े रहे और पूछते रहे और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देशित देते रहे कि भैया सबकी मदद कीजिए, सबकी मदद कीजिए। ये कहना वंदना यादव जी का मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता से जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश के लोकप्रिय नेता हैं। जनता उन्हें इतना युवा अगर वो कहीं भी चले जाते हैं युवा उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं और हर जगह। अरे सर, देखने के लिए तो राहुल गांधी को भी करोड़ों की संख्या में लोग उमड़ पड़ते हैं, लेकिन बात तो ये है ना कि जनता का वो जो प्यार है, वो जो भीड़ है जो साथ में चलती है, वो वोटों में भी तो तब्दील होनी चाहिए। वोटों में तो तब्दील नहीं हो रही है ना सर। आप देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया 2022 का 21%। 2022 की बात अब कब तक करते रहेंगे? कौन से जमाने तक बात करते रहेंगे? तो जनता ने उन्हें समर्थन दिया कि नहीं दिया? जनता प्यार करती है और जनता हमें अपने मतदान हमारे पक्ष में किया। और जनता बीजेपी वाले और तमाम बाकी पार्टियों के लोग तो ये कहते हैं कि जनता ने अगर समर्थन दिया तो वो मुलायम सिंह यादव की वजह से दे दिया, लेकिन अखिलेश यादव अगर मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं होते तो वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो जब राजनीति में आए उसके बाद लगातार जनता के बीच में है, लोकप्रिय नेता हैं और लोकप्रिय नेता होने के नाते सभी में सर्वमान्य नेता हैं। वो सभी
वो सभी सम्मान करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और एक चीज आप देखिए, लगातार वो राजनीति में समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का अभी आप रिजल्ट देखते जाइएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है सर, रिजल्ट तो देख रहे हैं ना। पिछली बार ये बताइए ना कि 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटें आपकी आई वहाँ पर? देखिए, उस समय हमारा जो गठबंधन था, मैं किसी दल का नाम सर कितनी सीटें आई ये बताइए ना, बाकी सब छोड़ दीजिए। इतने लोकप्रिय नेता हैं, सीटें कितनी आई आपकी? कोई बात नहीं, हमारी 5 सीटें आई थी। हाँ। लेकिन तो सर इतनी लोकप्रियता है कि सिर्फ 5 सीटों पर आप सिमट गए, कांग्रेस एक ही सीट पर सिमट गई। आप एक चीज बताइए, आप देखिए उस समय हम 40 सीटों पे लड़े थे लगभग, उसमें से हम 40 में से भी एक आधी हमने अपने साथियों को और दे दी थी। तो आप देखिए जैसे त्यागी जी, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, इस समय की परिस्थितियां अलग हैं और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जनता जो है, जनता का मूड बदलता रहता है। अब इस बार परिस्थितियां बदलेंगी या नहीं, ये बता दीजिए। देखिए, इस बार हम उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन के साथ सबसे बड़ी पार्टी होंगे और इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने जा रही है, जल्द के दिन मैं आपके चैनल पर उपलब्ध रहूंगा। चलिए ठीक है, मैं उस वक्त जवाब आपसे जरूर लूंगी। लेकिन वंदना यादव जी, एक समय था जब मुद्दों पर लड़ाई होती थी, अब विकास के मुद्दे चुनाव से गायब नजर आ रहे हैं। मटन, मछली, मंगलसूत्र और मुसलमान पर आकर अब चुनाव लड़ा जा रहा है। जी ऋषु जी, ये आप देखिए कि ये पराकाष्ठा है राजनीति में। जिस स्तर पर गिरा जा रहा है सिर्फ अपने आप को विजयी बनाने के लिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अगर नेता अपने आप को विजयी बनाने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल करेगा तो जनता के बीच में आज न कल जनता उसको पहचान जाएगी। और देखिए, हर बार जनता बहुत ही समझदार है, मैं शुरुआत से कह रही हूँ। वो किसी एक पार्टी को एक बार मौका देगी, 2 बार देगी, 3 बार देगी, उसके बाद वो अपना विकल्प चुनना शुरू कर देती है या विकल्प ढूंढना शुरू कर देती है। देखिए, अब जनता कांग्रेस से भी ऊब चुकी है, मोदी सरकार को भी इतने सालों तक देख ही लिया है। अब जनता का कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों से मोह भंग हो गया है। तो इन दोनों ही पार्टियों को, क्योंकि ये बड़ी पार्टियां हैं, तो इनको आप मंथन करने की जरूरत है। और पहली बात तो ये कि जिस तरीके के वक्तव्यों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें तत्कालीन तौर पर इन्हें रोकना होगा, वरना ये इनके लिए एक हानिकारक सिद्ध होंगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि चुनावों में पहले मुद्दे हुआ करते थे, सड़क का मुद्दा हुआ, पानी का मुद्दा हुआ, बिजली का मुद्दा हुआ, लेकिन अब देखिए मुद्दे कहाँ पर आकर अटक गए हैं, मछली पर आकर अटक गए हैं, मटन पर आकर अटक गए हैं। इसके साथ ही हाथ में मछली पकड़कर जब बीजेपी की तरफ से अगर कोई प्रचार करता है, अगर माधवी लता प्रचार कर रही है सोशल मीडिया पर, तो कोई बात नहीं, तेजस्वी ने मछली के साथ फोटो डाला तो बीजेपी वाले हंगामा करने लगते हैं। तो ये दो तरफा बात क्यों फिर? देखिए, और मैं इस पर जवाब संदीप दुबे जी आपसे भी लूंगी। जी देखिए, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं। अगर वो देखिए, योगी जी इतने बड़े नेता हैं, जैसे कि आपने शुरुआत में योगी जी के वक्तव्य के बारे में बताया भी। देखिए, इतने जनता ने आपको भारी बहुमत के साथ विजयी बनाया है, इसका मतलब ये हुआ कि जनता ने आप पर अटूट विश्वास दिखाया है और इस विश्वास को बनाए रखना ये आप ही की जिम्मेदारी है। अगर एक बार ये विश्वास टूट गया तो ये जनता आपको दोबारा मौका नहीं देगी। ये बात इन सभी लोगों को समझनी चाहिए। और देखिए, योगी जी और मोदी जी लोकप्रिय नेता हैं, अगर वो इसी तरह के भाषणों का या इन वक्तव्यों का बार बार प्रयोग करते रहेंगे तो ये उनके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगा। इसलिए तत्काल प्रभाव से उन्हें रोक देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अब कोई सेंस ही नहीं बनता है। आपने तो इतना, बीजेपी पार्टी ने तो इतना काम किया हुआ है कि अगर वो एक एक मुद्दे को गिराने लगे तो उनके लिए सभाएं भर जाएं। मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि मटन, मछली, मंगलसूत्र का मुद्दा चुनाव में बीजेपी के लिए हानिकारक हो सकता है। संदीप दुबे जी, मैं आपसे जवाब इस पर लेना चाहती थी लेकिन माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।